आपकी आवाज में आज बात एक दावे और दावे पर छिड़े सियासी संग्राम की। 20 मार्च को जब कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब कांग्रेस ने एक ट्वीट में लिखा था कि झंडा कांग्रेस ही फहराएगी। 5 महीने के बाद उसी ट्वीट को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी का कहना है कि झंडा ही फहरा रहा है जिसे जनता ने आशीर्वाद दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि झंडा कोई भी फहरा सकता है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सियासत में कभी मुद्दे मरा नहीं करते। सियासत अपने हिसाब से जब चाहे गड़े मुर्दे उखाड़कर इस्तेमाल करती है और करती रहेगी। याद कीजिए, जब 20 मार्च को कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था कि ये अल्प विराम है, 15 अगस्त को कमलनाथ ही झंडा फहराएंगे। ट्वीट भले ही वक्त बीतने के साथ हो गया, मगर सियासत ने एक बार फिर उस ट्वीट को जिंदा कर दिया। एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उसी ट्वीट की याद दिलाते हुए कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने ट्वीट का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएगा, ये कांग्रेस तय नहीं करती है, ये देश की प्रदेश की जनता तय करती है। और जनता ने ये अधिकार माननीय शिवराज जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। और कांग्रेस के हर दिन नए नए ट्वीट होते हैं, सारे ट्वीट मैं संभाल के रखता हूँ। हर देश के नागरिक को 15 अगस्त और संविधान दिवस पर देश के उत्सव के रूप में मनाने की एक प्रोसेस है। संविधान ने हमें पालना दिया है, एक कानून ने हक दिया है, अपने ऑफिस पे दिया है, अपने कार्यालय पे दिया है, सार्वजनिक स्थानों पे दिया है। तो इस तरह की बात करना, इस तरह की भावना बनाना अपने आप में एक तरह से राजभक्ति की बात करने वाले लोगों का चेहरा दिखता है। जहां बीजेपी कांग्रेस के ट्वीट पर चुटकी ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तैयारी कांग्रेस ने भी कर रखी है। कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शुक्रवार 4 बजे कमलनाथ प्रदेश को संबोधित करते नजर आएंगे, जिसमें वो प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे। वैसे बधाई देता हुआ होर्डिंग भी सियासत में छाया हुआ है, मगर दिक्कत ये है कि इसमें स्वतंत्रता दिवस की जगह लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दी गई। बीजेपी का कहना है ये कांग्रेस का होर्डिंग है और अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है, तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। मध्य प्रदेश में उस दिन आजादी के 2 पर्व मनाए जाएंगे, एक तो देश के आजाद होने के, और दूसरा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कुशासन से आजादी मिली थी उसका भी हर्ष मनाया जाएगा। 14 अगस्त को शाम को यदि वो संबोधन करना चाहते हैं तो अवश्य करें। मध्य प्रदेश में उनको सुनने वाला कोई नहीं है। वीडियो संदेश की बात जो है उनको पाकिस्तान तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उस दिन जश्न का दिन रहता है, और वैसे भी कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को पाकिस्तान में सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। अब सवाल यह है, चाहे 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात हो या फिर राजभवन में शपथ लेने के बाद ही विधायक दल की बैठक का दावा, क्या कांग्रेस सिर्फ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए ही इसी तरह के बयान देती रही? सवाल यह है, क्या इस तरीके के बयानों से कार्यकर्ताओं में नई जान आई है? और सवाल यह भी है, पोस्टर के पीछे किसकी पॉलिटिक्स है? विवेक पटैया के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, विस्तार से हमने आपको मामला समझाया। दोनों ये मामले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश सखलेचा जी, आपके पास तो मैं बाद में आऊंगा, पहले जरा ओमकार मरकाम जी के पास मैं चलूं। आज पहली बार जुड़े भी हमारे साथ। मरकाम साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे पहला सवाल, सर आप ही ने ट्वीट में लिखा था इस ट्वीट को जरा संभाल कर रखना, तो संभाल लिया बीजेपी वालों ने। अब जब 14 अगस्त आ गई तो वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा सर।
तो उस शपथ को जरा वो समझें कि उस समय शपथ में ये लिखा रहता है कि बिना भेदभाव के जनता के हित में पूरा काम करेंगे। मंत्री जी ट्वीट को संभाल करके कांग्रेस ने जो बयान दिया उसको देखने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने और हमारी पार्टी ने ये एक प्रकार से 15 अगस्त के लिए उस समय 20 मार्च के समय हमारे ट्वीट में आया था, कौन सी बात गलत है? क्या झंडा फहराना, मैं पूछना चाहता हूं, झंडा फहराने की परिभाषा बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, वो अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ट्वीट में ध्यान दे रहे हैं। पूरा प्रदेश परेशान है, वो उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ट्वीट में ध्यान दे रहे हैं। मेरा कहना है कि झंडा फहराने की परिभाषा बताएं। झंडा किस तरह से बांधा जाता है, कैसे बांधा जाता है, किस तरह से कौन लोग फहरा सकते हैं? जरा राज्य सरकार स्पष्ट निर्देश जारी कर दे। सरकार मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इनसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं झंडा कैसे फहराया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, क्या आरएसएस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा बताएं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? ये बताएं जरा। ये नहीं, मरकाम साहब मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि क्या जो आपने ये बात कही है कि जैसे जीतू पटवारी ने भी कहा कि कोई भी झंडा फहरा सकता है, आपने ये भी कहा झंडा फहराने की परिभाषा बताएं, तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ झंडा फहराएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं? कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर झंडा फहराएंगे। और अगर चुनाव हुआ होता 20 मार्च के बाद, आज कितना दिन हो गया, नियम क्या कहता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो क्या कहता है, उस समय और इस समय पे कितना अंतराल है? अगर चुनाव हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कमलनाथ जी होते और झंडा जो मध्य प्रदेश सरकार की है वो माननीय कमलनाथ जी फहराते। ठीक, नहीं मकाम साहब, उसके लिए तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन जो ट्वीट में आपने कहा कि झंडा फहराएंगे और साथ में परेड की सलामी भी लेंगे, तो कांग्रेस का अध्यक्ष परेड की सलामी कब लेता है? पहली बात। और दूसरी बात मेरे आपसे ये कि अगर कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए झंडा फहराएंगे तो ये ट्विटर पर लिखने की क्या आवश्यकता है? वो तो राष्ट्रभक्त हैं, वो तो झंडा वैसे भी फहराएंगे, फिर इसे ट्विटर पर लिखने की क्या जरूरत थी? माननीय कमलनाथ जी जब उस समय त्याग पत्र उस समय दिए थे, तब चुनाव का जो आने वाला समय था, संभावना था, उसके आधार पे स्पष्ट था कि चुनाव होगा, 2-3 माह के अंदर हो जाएगा और अगस्त से पहले हमारे जनादेश आ जाएगा जो हमारे पक्ष में आना ही है। ये कहते हैं जनता के द्वारा दिया हुआ जनादेश, तो मेरा कहना है कि जब चुनाव के परिणाम आए थे तो इनके कितने सीट आए थे? ये जनादेश है, ये तो खरीदा हुआ जनादेश है, इनका दबाव के द्वारा बनाया हुआ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 5 अगस्त को माननीय मोदी जी जब राम मंदिर के भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक दोहा कहा है कि भय बिन प्रीत न होई। ये किस बात का संकेत दे रहे हैं? तो मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान राम ने उस दिन सच्चाई बुलवा दी है कि आप प्रधानमंत्री बनके आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, क्या देश के अंदर आप हालात कर रहे हैं। उस चौपाई में माननीय आप उठा करके देख लीजिए, सभी मीडिया वालों के पास रिकॉर्ड में है कि भय बिन प्रीत, ये कौन सा विषय है? ये क्या लोकतंत्र में ये सियासत में बहुत काम आएगा। मरकाम साहब, इसको भी संभाल के रखिएगा, जैसे आपके ट्वीट को इन्होंने संभाल के रखा है सकलेचा साहब ने। मैं जरा ये पूछता हूं इनसे, सकलेचा साहब से। मरकाम साहब, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। सकलेचा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब कोरोना काल में सरकार की शुरुआत में 5 मंत्री बने 1 महीने के बाद, तो कांग्रेस के मित्र कहते थे, जनता भी कहती थी कि ओवरलोड है मंत्रियों पर, मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए। अब कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं कि अब इतने मंत्री बना दिए हैं, क्योंकि अभी भी 27 सीटें पर उपचुनाव होना है, उसमें वो पहले से ही कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, और उसमें अब आप ये संकेत दे रहे हैं कि मंत्री इतने बना दिए गए हैं कि अब वो यही काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा कांग्रेस ने कब ट्वीट किया, उसे संभाल के रखना है। आप सरकार चलाइए सर, कहां विपक्ष को घेरने में लगे हैं? सरकार तो वैसे भी गिरा दिया आपने पहले उनकी। देखिए, ना तो सरकार भाजपा ने गिराई, सरकार अल्पमत में या बहुमत में परसेंटेज ऑफ वोट जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा दिए थे। ये तो सीटों की गणित में
2-4 सीट से ये आगे आ गए, ये भी पूर्ण बहुमत में नहीं थे। पहला विषय। दूसरा विषय है कि जब जहाज डूबता है तो सब कूदते हैं, उस समय उनको रोकने के लिए ये ऐसे ट्वीट, ऐसे कुछ तो भी ढाढ़स बनाने एक तो सकलेचा साहब, मुझे इस कहावत से बड़ी आपत्ति है। ये जो पुरानी कहावत आप बता रहे हैं कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, वो कहावत ठीक है, लेकिन ये कहावत अधूरी है साहब। इसमें यह भी होना चाहिए था कि जहाज में कील किसने ठोकी, क्यों डूबा जहाज। आज आप खुलासा कर दीजिए, बड़े सीनियर मंत्री हैं साहब। वो तो उन्हीं ने होगी ना, उन्हीं के 2 बड़े नेताओं की लड़ाई थी ना, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। उन्हीं ने बोला कि भैया सड़क पे आ जाओ, तो वो सड़क पे आए। किसने भेजा? भाजपा की किसी नेता ने कहा? किसने बोला सड़क पे आने का? तो सड़क की लड़ाई उनने की, और अब जो उनके डेली जो टूट रहे हैं आदमी, उनको बचाने के लिए ये झूठे वादे, झूठे आश्वासन जो पहले जनता के साथ किए, वो अपने चुने हुए नेताओं के साथ कर रहे हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच। आपने बहुत अच्छा उनने कहा कि वो अपने घर पे झंडा फहराएंगे, बिल्कुल फहराने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनके घर पे झंडा फहराए। बस उनने ये नहीं कहा कि हम मध्य प्रदेश या किसी शासकीय झंडे को फहराए, व्यवस्था करेंगे। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो आदमी पिछड़ता है वो हमेशा विश्वास दिला के अपनी टीम को समेटता है। तो ये एक समेटने की प्रक्रिया है जिसको जनता समझती है, और मैं उसमें किसी को दोषी नहीं मानता। मैं समझ गया, आपने बहुत आसान शब्दों में सकलाया सकलेचा साहब। ये ठीक वैसे ही है ना, अपनी टीम को हिम्मत देना, जैसे कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि चिंता मत करो, बॉस जिस दिन इशारा करेंगे सरकार पलट देंगे। देखिए, कैलाश जी का बिल्कुल सही सोच होगा अपनी जगह, उनके उसके पीछे क्या भाव हैं ज्यादा अच्छे तरीके से वो व्याख्या करेंगे उस वाक्य की। अच्छा ठीक सर, सकलेचा साहब, उस वाक्य पे दरअसल बहुत व्याख्या हो चुकी है। अब हमारा ये मुद्दा उसकी भेंट ना चढ़ जाए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मंत्री जी आता हूं मैं आपके पास, हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। जो सकलेचा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए अगली विधायक दल की बैठक उसी दिन होगी जिस दिन राजभवन में शपथ लेंगे, 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, परेड की सलामी लेंगे। ये जाहिर तौर पर और खुले तौर पर और वाजिब तौर पर ये बयान सिर्फ इसी अब परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि चूंकि टूटती हुई कांग्रेस को समेट कर रखने की ये एक प्रदेश अध्यक्ष की सबसे मजबूत कोशिश थी। हाँ से बिल्कुल सही कहा। जो कांग्रेस का किला है वो दरक रहा है, उसको दरकते किले को बचाने के लिए, मजबूती देने के लिए ये इस तरह के बयान, ट्विटर, ये जारी हुए, ट्वीट पे बयान पोस्ट हुए। लेकिन मजेदार बात आसिफ, इससे बड़ी मजेदार बात ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है। सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा विपक्ष की तरह आक्रामक करे, और उसे मतलब जिस तरह जो विपक्ष के काम होते हैं कि एक एक ट्वीट संभाल के रखना, मौके पे आक्रमण करना, भाजपा बखूबी सत्ता में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और विपक्ष भी आक्रमण करने में चूक नहीं रहा। तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो सियासी हालात हैं बहुत बड़े ही रोचक हैं, और सियासतदान जो है अपना हर मौका जब भी आता है तो चूकते नहीं है। अब भूपेंद्र सिंह का, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह की बात करें, भूपेंद्र सिंह बड़े सुलझे और समझदार मंत्री हैं और बड़ा ठंडे और शील स्वभाव के हैं, लेकिन उनके लगातार जो पिछली तरह से कुछ दिनों से आक्रमण देखे जा रहे हैं, एक में आक्रामक हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में बैठे हुए हैं और वो मौका ताड़ते ही दे रहे हैं कि सरकार गिराना है, सरकार को नीचे दिखाना है, जबकि कांग्रेस तो दरक रही, टूट रही है। सब इसकी मुख्य वजह है उपचुनाव। सामने उपचुनाव दिख रहे हैं, उपचुनाव में कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाए, पहुंचते पहुंचते इतनी लड़खड़ा जाए, उसकी तैयारी है। पूरी सोची समझी रणनीति तहत भाजपा मैनेजमेंट के तहत, प्रबंधन तहत काम करती है, और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि प्रबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन जिस तरह से अब 4 मंत्री पहले आक्रमण, ऐसा लग रहा है कि एक जिस तरह से किला बनाया गया है, हर तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। कांग्रेस अब आक्रमण को एक तरफ झेलती है, दूसरी तरफ से आक्रमण हो जाता है। तो कांग्रेस के साथ ये मजबूरी है कि कैसी भी तरह अपने आप को रोक के रखे और वो अब नया आक्रमण करे, लेकिन अभी नया आक्रमण करने पहले खुद ही सवालों में गिर जाती है। तो ये ट्वीट जरूर निश्चित तौर पर सवालों में गिर गए। कांग्रेस ट्वीट किया था, उम्मीद थी जैसा कि ओमकार मरकाम ने कहा कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन वो ट्वीट भारी पड़ गया। समय से पहले बड़ी बात करना, शायद इसी से जो बोलते हैं फंसना, तो वो कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस एक के बाद एक
ऐसे मामले हैं जिनमें भाजपा आक्रामक होती है और कांग्रेस डिफेंसिव हो रही है उन पूरे मामलों में, बैकफुट पर आ जा रही है। मैं आता हूं आपके पास हरीश जी। मंत्री जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मरकाम साहब आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार फिर से, और आपसे मेरा सीधा सवाल, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते थे साहब? आप अपनी टीम को समेटने के लिए, टीम को मजबूती देने के लिए इसी तरह के बयान देंगे, और अगर ऐसा है तो उस पर बने रहिए ना सर। तो उसमें क्यों फिर ये यहाँ वहां के तर्क दिए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अपने आप झंडा फहराएंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, मैं आपको बता दूं, जो भारत के संविधान में जो नियम है कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे, वो 15% है। हमारी 230 की संख्या है, उस आधार पे हमारा 33 मंत्री का, जब विधायक उतने रहेंगे तब, जब अपने आप में हमारे इस समय 26 विधायक नहीं है तो 33 मंत्री तो बनाया ही नहीं जा सकता। कमाल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि 15% ही मंत्री बनाए जाने, फिर आप ही दोबारा ये कहते हैं कि देखिए अभी जितने सिंधिया गुट के बने ये सब अभी हारने वाले हैं, ये सब हटने वाले हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मेरी आंकड़े की बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार में उतने ही मंत्री बनाए जा सकते थे जो वर्तमान में जितने विधायक दल की संख्या है, जो सीट फुल है, जितने सीट खाली है जिनमें वाई इलेक्शन होना है, उस आधार पे उसको काउंट नहीं किया जा सकता। वाई इलेक्शन आफ्टर जब वो फुल होते, जब विधानसभा में सभी सदस्य जाते 230 होता, तब 33 मंत्री बनाते। तो ये जानबूझ करके गलत की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी सकलेजा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोले हैं। सकलेजा जी वैसे मैं इनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, ये सही बात बोलते हैं, और बड़े दिनों के बाद सकलेजा जी का नंबर लगा है, सिसोदिया जी का नंबर नहीं लगा, वो लगे हुए हैं कि कब लग जाए उनका नंबर। तो सकलेजा जी ने कहा है कि जब कुछ चूहा कूद के भागते हैं, तो ये चूहा किसको कहे हैं? ये सिंधिया जी को चूहा कहे हैं, और जितने मंत्री हैं इनको चूहा कहे हैं। नहीं, इस मामले मरकाम साहब, सकलेचा साहब बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, उन्होंने कहावत बदल दी थी, मुझे याद है एक शब्द। हाँ सकलेचा साहब, एक मिनट, जो बात है मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था जब जहाज डूबता है लोग चले जाते हैं, तो चूहा तो उन्होंने कहा ही नहीं। हालांकि विभीषण की उपाधि दे दी जा चुकी है, लेकिन चूहा तो कम से कम नहीं कहा। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। नहीं, यहाँ एक शब्द का हिसाब है मरकाम जी, वक्त का भी हिसाब है, थोड़ा वक्त रह गया मेरे पास कम। मरकाम साहब मैं लौट के आता हूं आपके पास। सकलेचा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपसे मेरा एक सवाल। मरकाम साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास सर, एक मिनट आता हूं मैं। सकलेचा साहब मेरा आपसे सवाल, मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, विधानसभा का पहला सत्र का पहला दिन, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री जब बने थे, उनके पीछे उनके विधायक कुछ नारेबाजी कर रहे थे, वो पीछे घूमे और मुस्कुराते हुए बोले कि हमारे ये विधायक हैं, कल मंत्री बन जाएंगे, लेकिन इन्हें अभी तक एहसास नहीं है कि इनकी सरकार बन गई है, इनकी सरकार बन गई है। और आपकी तरफ देखकर उन्होंने कहा था कि इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये विपक्ष में आ गए हैं। वही स्थिति है क्या सर? आपकी अब सरकार बन गई है, मंत्री, आपके नेता अब इस तरह से कांग्रेस पर हमलावर है जैसे अभी भी विपक्ष की भूमिका में हो, और सबसे बड़ी बात, ऐसे मंत्रियों को आपने अटैकिंग मोड में लगा रखा है जो अब तक अपने शील स्वभाव के लिए जाने जाते थे। नहीं, आप मूल भाव को समझिए कि जनता को सही स्थिति से अवगत कराना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। उस दायित्व के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, समय समय पे जनता को कांग्रेस के एक गलत वाक्य को याद दिला रहे हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद जिस तेजी से कांग्रेस में टूटन जारी हुई, मैंने उसकी तरफ इशारा किया था, ना कि पहले सिंधिया ग्रुप ने जब ज्वाइन किया तो वो एक रणनीति थी, क्योंकि जब वादे पूरे नहीं हुए तो सिंधिया ग्रुप ने पूरा ज्वाइन किया, और वो केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के चैलेंज के कारण। और ये जग जाहिर बात है। अब उन शब्दों को घुमाकर कोई आदमी कैसे भी घूमे, नहीं, हम नहीं घुमाने देंगे साहब, यहीं खड़े हैं, यहीं बिल्कुल डटे रहेंगे, एक शब्द पर बहस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक काम का हिसाब रखेंगे, तो साहब सरकार चली तो गई, अब क्या जिला बदल कर देंगे सर? अब तो विपक्ष में आ गए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बधाई सर आजादी के पर्व की। मरकाम साहब स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत बहुत बधाई। हरीश जी आपको भी बधाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं, धन्यवाद सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है।